हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि बीबीटी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अभी बीबीटी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट। तो शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। एक्सेप्शनल एक इसका एग्जाम्पल है CuNH3 4 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। जैसे कॉपर 29 है और इस केस में कॉपर का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो रहेगा +2। जब +2 रहेगा तो इसका मतलब जब इसका इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन करेंगे तो उसमें से हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। जैसे 1s2, आगे बढ़ाते हैं इसको 3d10, बल्कि पहले लिखेंगे इसको हम 4s1 and 3d10 और उसके बाद 4p0। हालांकि हम इसके आगे 4d0 भी लिख सकते हैं, लिखेंगे इन अरेंजमेंट। तो इसको हम लिखेंगे 1s2 3d10 4s1 4p0 एंड 4d0। अब लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव करके। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, एक S से और दो एक D से। तो 3d9 हो जाएगा, 4s0 4p0 और 4d0। अब ड्रॉ करना है हमें इसके ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम शो करने के लिए। अमोनिया है स्ट्रॉन्गली लाइगेंड की फॉर्म में, हालांकि बीबीटी में शो नहीं करना है उसको। अब शो करेंगे हम किस टाइप से, 9 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे, जो कि यहाँ ऐसे शो करने हैं आपको 9। ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन को शो करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 4 लाइगेंड है और 4 ऑर्बिटल्स है, S का 1 और P के 3। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, लेकिन एक्स-रे डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि इसकी जगह पर sp2d होती है, dsp2 नहीं होती है। क्या होती है? sp2d। यही है इसका एक्सेप्शनल या कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल जो बनता है। इससे कैसे बनेगा ये देखते हैं। CuNH3 4 एंड 2 पॉजिटिव आयन जब हम शो करेंगे इसको, तो यहां कुछ इस टाइप से ये बनेगा। भाई बैक जंपिंग तो पॉसिबल है ही नहीं यहां पर, क्योंकि कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर सभी फुल फिल्ड है और लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए यहां कोई भी बैक जंपिंग पॉसिबल नहीं है। केवल S और P और D ऑर्बिटल ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। करना चाहिए P के 3 ऑर्बिटल्स को S के एक ऑर्बिटल के साथ, लेकिन यहां पर कुछ इस टाइप से नजारा देखने को मिलता है हमें इसके एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में। यहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल ने एक S ऑर्बिटल में, 2 P ऑर्बिटल में और एक D ऑर्बिटल में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कुछ इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहते हैं sp2d हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मेल करती है बिल्कुल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से। इसलिए हम sp2d हाइब्रिडाइजेशन को dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसका जो शेप होगा वो होगा sp2d के अकॉर्डिंग स्क्वायर प्लेन। बाकी सब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बस कंट्रोवर्शियल यहाँ पर यही है कि
कि जो डी ऑर्बिटल पहले वाला आना चाहिए था वो डी ऑर्बिटल आगे वाला आया, और यहां पर क्या रहा, एक पी ऑर्बिटल वेकेंट रहा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यही इसकी चेंज है, यही इसका एक्सेप्शन है। ये एग्जाम में नॉर्मली कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स के बाद लास्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि इसमें लिमिटेशंस काफी हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक मेन है इसमें। जैसे स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने में बीबीटी नाकाम रहा। उसके बाद ये केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस को ही एक्सप्लेन करता है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। जहां तक बताती है केवल क्वालिटेटिव की, उसी एनालिसिस को शो करेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को शो नहीं करता। उसके बाद ये 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को ये थर्मोडायनामिक स्टेबल होगा या फिर ये काइनेटिक स्टेबल होगा, इसको बताने में ये फुल्ली नाकाम रहा। यही इसकी लिमिटेशंस है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बताया था आपको कि जो 4 लाइगेंड आपको याद करने थे, NH3CN और COEN, ये 4 लाइगेंड हमने बताया था आपको CFT से लेकर, जबकि ये बात तो यहाँ पर कही नहीं गई है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या होते हैं या वीक फील्ड लाइगेंड क्या होते हैं। यही इसका ड्रॉबैक है, ये डिफरेंस नहीं कर पाए। इन्होंने ये नहीं बता पाए बीबीटी के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन की बैक जंपिंग क्यों होती है एस से डी ऑर्बिटल में या डी की हायर ऑर्बिटल से डी की प्रीवियस ऑर्बिटल्स में। साथ ही ये नहीं बता पाए, ये तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है इसकी, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए शेप 2 कैसे हो गए, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के बारे में बता नहीं पाए। इस यही कारण रहा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो शेप डिफरेंट शेप थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर फिर से टॉपिक आता है CFT, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम इसको पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक CFT स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर उसके जो बॉन्ड होते हैं वो होंगे कोवैलेंट, और यहां पर जो बॉन्ड होंगे वो होंगे आयनिक। यही डिफरेंस है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कोवैलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग मानते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेन, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है क्रिस्टल, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस के लिए होगा। और आप जानते हैं सब्सटेंस जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं नॉर्मली वो आयनिक इन नेचर होते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी पूछे आपसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे, कोवैलेंट, और CFT में यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कंपाउंड के बॉन्ड क्या होंगे, आयनिक। यानी कि इसमें कंपाउंड के जो आयंस होते हैं वो फुली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से। यहां समझने की बात यह है कि CFT समझने से पहले हमें ये आना चाहिए कि D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि यहां सारा कुछ स्प्लिटिंग होगा। कैसे कि जब कोई भी मेटल किसी सराउंडिंग एटम से, कोई सराउंडिंग एटम आ रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब इसके पास आएगा तो यहां पर जो मेटल है उसकी D ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाएगी। कैसे, कुछ इस टाइप से। ये D ऑर्बिटल है और D में होते हैं 5 ऑर्बिटल। पहला होगा DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस
वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पढ़ चुकी हैं क्लास 11th में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इजी टॉपिक है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। इसके बाद क्या होगा, जब कोई भी सराउंडिंग एटम बॉन्ड फंक्शन के लिए अप्रोच करेगा किसी मेटल एटम की तरफ, तो उसके बाद क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल एक स्टेट में पहुंच जाएंगे, हम जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम हम देंगे यहां पर हाइपोथेटिकल स्टेट। हाइपोथेटिकल स्टेट। इस स्टेट में पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद ये स्टेबल नहीं रह पाएगा और इसके बाद ये स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में जो कि लोअर पार्ट है, वहां आएंगे 3 ऑर्बिटल। कौन से? पहले वाले, जो पहले 3 ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और सेकंड जो अपर लेवल के ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी नॉर्मल एनर्जी लेवल से ज्यादा होगी, उसमें होंगे 2 ऑर्बिटल, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी अगर देखें तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे T2g सेट और इन दोनों ऑर्बिटल्स को कहेंगे हम EG सेट। इन दोनों का नाम होता है T2g सेट और EG सेट। T2g सेट की जो एनर्जी होती है वो नॉर्मल एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। हम चाहें तो थोड़ा सा इसको और नीचे बना देंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी इससे लोअर है, इस स्टेट से लोअर होगी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, T2g सेट और इसकी एनर्जी यहां लोअर होगी। इसकी एनर्जी जो लोअर होती है 0.6 डेल्टा O और इसकी एनर्जी 0.4 डेल्टा O या फिर 4dq या फिर यहां कह सकते हैं 6dq। ये इसकी यूनिट होती है। डेल्टा O यहां पर यूज किया जा रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसा इसलिए कि जो स्प्लिट हुए हैं ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हुए और स्प्लिट होकर जो यहां पर इन्होंने गैप बना दिया, इसे कहते हैं हम इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये 3 जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी यहां पर माइनस है, किससे? नॉर्मल जीरो से। अगर हम इसको जीरो माने 0.0 तो यहां पर ये माइनस है, किससे? इतना नीचे है, डाउन है हमारा नॉर्मल एनर्जी लेवल से। और अगर हम इसको देखें तो ये 0.4 लेवल ऊपर है EG सेट नॉर्मल एनर्जी लेवल से। यहां पर हमें यही पढ़ना है। इसके बाद यहां हम समझेंगे कि स्प्लिटिंग थ्योरी के बाद कि इफेक्ट कब होता है। ये EG और T2g सेट का ये वाला अरेंजमेंट तब होगा जबकि कंपाउंड बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम कहें यहां पर ML6 टाइप का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तब यहां पर ये बनाएगा N पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी यहां पर चार्ज हो सकता है। अब यहां फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। CFT में जो BBT वाला डिफेक्ट था, लिमिटेशन थी, जिसमें BBT में ये नहीं बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे या वीक फील्ड लाइगेंड होंगे। CFT में बताया गया कैसे। इसमें एक सीरीज दी गई IBr SCN Cl F OH ऑक्सिलेट H2O NH3 En NO2 Cn एंड CO। जो यहां पर बनाया गया है I नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड वीक फील्ड लाइगेंड। और यहां पर जो है वो है स्ट्रॉन्ग
फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब कहेंगे सर इससे मतलब क्या है? वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में ये होता है कि जो स्प्लिटिंग जो होती है उनका दायरा थोड़ा कम और अधिक हो जाता है। अगर कोई लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कि डी ऑर्बिटल मेटल है, तो उस केस में अगर लाइगेंड वीक फील्ड है तो ये स्प्लिटिंग का गैप थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि एनर्जी का जो वैल्यू है वो वही रहेगी 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.6 ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम देखें डिफरेंस क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 1 होगा। अगर हम साइन को छोड़ दें तो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 या 0.4 एंड 0.6 अगर हम टोटल करें तो आंसर आएगा 1, टोटल रहेगा 1 ही। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होकर दोनों के बीच का गैप बढ़ जाता है। ये क्या होगा इसके कारण वो आगे बताते हैं आपको भी। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको सही करेंगे। मिस्टेक ये है कि ऊपर 6 होता है और नीचे 4 होता है। यहाँ पर 0.6 करेंगे क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना है वो सेम आना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4 या 4 dg। अब आगे बढ़ते हैं कि वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मैटर यहाँ पर क्या है। वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड बनता है तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें किस टाइप से करना होगा। जैसे सपोज करते हैं कि कोई कंपाउंड है जिसपे वीक फील्ड लाइगेंड है, तो वीक फील्ड लाइगेंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, या हमें मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, कोई भी ऑर्बिटल जो कि वीक फील्ड लाइगेंड है, d5 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो d5 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे, यहां तो वैसे ही आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले T2G और EG सेट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो जब वीक फील्ड लाइगेंड है तो वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में यहां पर स्प्लिटिंग कम होगी। जब स्प्लिटिंग कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 5। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे केस में जो डिफरेंस है ऑर्बिटल्स का वो डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कुछ इस टाइप से करेंगे, और लिखने को हम लिख सकते हैं कैसे, T2G में 1 2 और 3, उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 4th इलेक्ट्रॉन एंड 5th इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट T2G में आएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 7 और 8, और EG में इलेक्ट्रॉन आएंगे 9 और 10। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर 5 है तब तो ऐसे फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे यहाँ पर 5, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 है, D10 के लिए हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से करना है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में CFT पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वीक फील्ड लाइगेंड है जैसे कि I, Br, Cl, F एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो कंपाउंड अगर ऑक्टाहेड्रल है, साथ में किस टाइप का है, NL6 टाइप का, यानी कि ऑक्टाहेड्रल टाइप का, तो उस केस में हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करना है वो देखेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिएगा D8 है, बल्कि D10 ही करते हैं हम सीधे सीधे। तो क्या करेंगे, यहां शो करेंगे हाइपोथेटिकल स्टेट, वहां पर भी सभी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैं गलत तरीके से कर रहा हूं, लेकिन कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें ड्रॉ करना है
T2G सेट और EG सेट। अब कैसे करेंगे बताया था आपको अभी। T2G और EG में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5। जब 6 आएगा इसमें T2G में, तो 6 यहां आया और 6 आने पर यहां पर 1 पेयर हो गया। जब 7 आएगा तो यहां पर 2 पेयर हो गए। क्या, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां 1 पेयर यहां 2 पेयर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 8 फिल करेंगे यहां पर 3 पेयर रहेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन होने में जो कि किस में आएगा, EG में, यहां पर 4 पेयर हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहां पर हो जाएंगे 5 पेयर। ये भी एग्जाम पूछ सकता है वो आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लाइगेंड यहां पर पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये भी आपसे वो इजीली पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड। अब समझते हैं यही केस स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में। सेम केस है, बस थोड़ा चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है वो देखिए। फिर से हमने इसको D10 ही माना है, फिर से यहां पर माननी पड़ेगी हमें इसकी हाइपोथेटिकल स्टेट। और इसके बाद फिर से स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी हमें ऑर्बिटल्स की। अब जो स्प्लिटिंग होनी है डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आएगा, लो स्प्लिटिंग। यहां पर स्प्लिटिंग जो होगी वो होगी हाई स्प्लिटिंग। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर रहे हैं, जब ये डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फिलिंग किस टाइप से होगी, यहां पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो होम्स रूल क्या कहता है, होम्स रूल ये कहता है कि अगर एनर्जी लेवल सेम है तो वहां पर पहले अनपेयरिंग होगी उसके बाद पेयरिंग होगी, क्योंकि डिफरेंस यहां पर जो था वो कम था, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम था, लगभग इक्वल था। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां पर एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से सबसे पहले पेयरिंग यही होगी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 5th 6th। अब इसके बाद 7 8 9 10। तो क्या करेंगे, T2G में फिलिंग किससे हुई, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखें यहां पर कि जब जैसे इलेक्ट्रॉन 4th आया तो यहां पर क्या हो गया 1p। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन 5th आया तो यहां हो गया 2p। इलेक्ट्रॉन 6th आया यहां पर हो गया 3p। अब फिलिंग होगी किसमें, EG सेट में। ये EG सेट है, ये T2G सेट है। तो यहां पर फिलिंग क्या होगी, EG सेट में 7 8 9 10। जब इलेक्ट्रॉन 7 फिल किया हमने, पेयरिंग कितनी थी, तब भी पेयरिंग 3 पेयर थी। इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर 8 फिल किया तब भी पेयरिंग 3 पेयर थी। जब इलेक्ट्रॉन 9 फिल किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर 4 पेयर आए और 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5 पेयर। इस टाइप के यहाँ पर वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें शो करना है। अब CFT के अकॉर्डिंग यहां पर एग्जांपल आते हैं K4FeCN6। अगर हम यहां पर इसको आयनाइज फॉर्म में ले लें तो आ जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। अब हमें इसको और बताना है FeH2O 6 और 2 पॉजिटिव। अगर देखें तो यहां पर क्या है, FeCN6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है
और H2O कैसा है, वीक फील्ड लाइगेंड। H2O तक तो हमारे वीक फील्ड लाइगेंड आते हैं, जो आपको सीरीज कराई थी उसमें H2O तक के वीक फील्ड लाइगेंड और H2O के आगे जो 5 लाइन कराए थे आपको, पहला आपका था NH3EN NO2CnCO, ये पांचों लाइगेंड जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आएंगे और Cn की प्रेजेंस में जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है बैक जंपिंग होंगी। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम FeCN6 के लिए। जब FeCN6 के लिए बनाएंगे तो हमें Fe26 के लिए देखना पड़ेगा कि Fe पर चार्ज कितना है। तो 6 -1, तो 6 × -1 -6 एंड -4 इट मींस क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा +2। तो हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले इसको 1s2 2s2 P6 करके 3d6 4s2 और यहाँ 26 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो क्या आएगा 3d6 4s0। हमें देखना है कि इसकी d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ हमें नहीं बनाना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, हमें केवल क्या करना है 3d6 को देखना है। इसके बाद बताना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, कैसे। अब हमें इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है ड्रॉ करने हैं यहाँ पर, तो ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हमें बताना है इसके लिए जो इसकी ऑर्बिटल्स का डायग्राम है। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो डेल्टा O क्या होगी, हाई, स्प्लिटिंग हाई हो गई। यहाँ पर डेल्टा O यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या करने हैं, हमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो हुंड्स रूल के अनुसार सारे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, पहले T2G सेट में, फिर आएंगे EG सेट में। पहले हमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है T2G सेट में। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां हो गए प्रेजेंट हमारे पास T2G सेट में। ऐसे केस में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0। और ऐसे केस में हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है बोहर मोमेंटम करके। तो क्या निकालते हैं, μ √n + 2 Bm स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेटॉन। कैसे निकालेंगे, इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या अनपेयर्ड हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें काउंट करके बताना है कि कितना इसका म्यू यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या फिर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इतना आ रहा है वो कितना है n + 2 Bm करके। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 0। अब प्रॉपर्टी क्या रहेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर म्यू क्या रहा 0 और ये रहा डाया मैग्नेटिक। साथ में ये कैसा है, स्पिन कैसी है, स्प्रिंग लो है तो इसे कहेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने काउंट किया इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि बोहर मैग्नेटॉन के अकॉर्डिंग। थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि डाया है या पैरा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस टाइप से ये प्रॉपर्टीज हमें किसी भी कंपाउंड को जो कि CFT के थ्रू बनाएंगे यहाँ पर हमें शो करना है। अब आता है यहाँ पर टॉपिक नेक्स्ट FeH2O6 2 पॉजिटिव। H2O न्यूट्रल लाइगेंड है, 2 पॉजिटिव चार्ज दिया है तो फिर से बेटर वही आ गया कि Fe 2 पॉजिटिव होगा। तो Fe 2 पॉजिटिव के लिए 3d6 4s0 बनाना है हमें और इसके लिए ड्रॉ करना है हमें 6 को। फिर से जब 6 को ड्रॉ किया यहाँ पर वीक फील्ड लाइगेंड है, जब वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है डेल्टा O स्प्लिटिंग जो है वो रहेगी लो। तो अब इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल में अकॉर्डिंग यहां भी फिल होंगे और यहां भी फिल होंगे। कैसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर n कितना आया, यहां पर n आ गया 4।
जब n 4 आ गया, अब निकालेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या, म्यू। म्यू क्या आएगा फॉर्मूला, n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो n इक्वल टू कितना निकाला है हमने, 4 प्लस 2 कितना आएगा, यहां पर 4 इंटू 6 यानी कि 24 Bm। अगर देखें तो 25 से केवल एक कम है, अगर यहाँ 25 होता तो उसका अंडरूट कितना आता, 5 आता। यहां पर कितना आएगा, 5 से थोड़ा कम आएगा, तो यहां मान लेते हैं 4.90 Bm। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर आपका नॉर्मल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के मेटल, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल के टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो कि n होता है। वहां से हमने n पुट किया म्यू में, और म्यू इक्वल टू nn+2 करके इसका हम आंसर इजिली काउंट कर सकते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट आ रहा है थर्ड प्रॉपर्टी, ये डाया है या पैरा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट होता है एम्पेयर्ड तो उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है हाई स्पीड। तो इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर यहां पर हम पैटर्न देखें कि इस टॉपिक के लिए लिखना है हमें, तो यहां लिख सकते हैं हम कुछ इस टाइप से कि T2G 6 एंड EG 0। ये फिर टॉपिक हो गया दोनों में, T2G 6 और EG 0। और अगर यहां देखें हम तो हमें कैसे लिखना है, T2G 4 और EG 2, ये लिखना है हमें इसमें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में CFT के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए उसे करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अमेरिकन सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको अमेरिकन सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।